हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम जिस टॉपिक को लेके आए हैं वो नीट यूजी और क्लास 12 बायोलॉजी का टॉपिक है। ओके, आपको पता है कि हमने प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डीएनए के बारे में स्टडी करी थी, ठीक है ना। और हमने देखा था कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका कंपोजिशन कैसा होता है, केमिकल कंपोजिशन कैसा होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। आज जो हम क्लास डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, चैप्टर नंबर 6। ओके, और चैप्टर नंबर 6 का जो पॉइंट डिस्कस करेंगे उसमें पहले हम डिस्कस करेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए। डीएनए का पैकेजिंग कैसे होता है, ठीक है ना। कोई चीज को पैकेज कैसे करते हैं हम लोग, वैसे वैसे डीएनए का भी पैकेजिंग होता है। और डीएनए देखो यूकैरियोट्स में भी होते हैं और प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं। तो इन यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक डीएनए का पैकेजिंग आज हम इसको डिस्कस करेंगे। दूसरा हम ये देखेंगे बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे प्रूफ फॉर डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। ये सारी चीजें जो हैं जिसमें पैकेजिंग ऑफ डीएनए के बाद में आने वाली जो तीनों चीजें हैं ये बताती है कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। डीएनए ही पेरेंटियल कैरेक्टर्स को जनरेशन टू जनरेशन मूव करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जा सकता है इसको, ठीक है ना। दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ओके, तो टुडे वी स्टार्ट पैकेजिंग ऑफ डीएनए। और आपको पता है कि देयर आर टू टाइप ऑफ सेल्स, दो तरह के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ओके, तो फर्स्टली वी डिस्कस पैकेजिंग ऑफ डीएनए in prokaryotes. Firstly, we discuss packaging of DNA in prokaryotes. What is the meaning of prokaryotes? Prokaryotes का meaning क्या होता है? The single cell in which no defined nucleus is present. जिसमें कोई डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता हो, या हम ये बोल सकते हैं जिसमें इवॉल्व्ड न्यूक्लियस नहीं होता हो। Those are प्रोकैरियोट, दे हैव प्रिमिटिव न्यूक्लियस। ओके, तो जब प्रिमिटिव न्यूक्लियस है तो इसमें न्यूक्लियस नहीं है, तो देयर जेनेटिक मटेरियल डीएनए वो इनमें सर्कुलर लूप में मिलेगा, ऐसे सर्कल में मिलेगा, ठीक है। इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। इसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड कहेंगे। ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोइड हो जाएगा, यही होगा। तो क्या होगा, इन प्रोकैरियोट्स the well defined nucleus is absent, so DNA is present in a region called nucleoid और that region is circular. ओके, आपको एक चीज मैं और बता दूं कि जब डीएनए का पैकेजिंग होता है तो उस पैकेजिंग के लिए जरूरी है कि उसके साथ कुछ प्रोटीन्स, नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन्स उससे कंबाइन होकर उनकी पैकेजिंग करते हैं। पैकेजिंग होने के लिए क्या होता है कि इनमें चार्जेस बनते हैं। डीएनए जो होता है दैट इज द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ओके, और दूसरा हम ये बात करते हैं कि जो दूसरा पॉजिटिवली चार्ज पार्ट होगा दैट इज द नॉन हिस्टोन प्रोटीन। नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, तो ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन ये वाले, ओके, और जो डीएनए है they combine to form packaging of DNA. ओके, कैसे करते हैं, मैं आपके लिए एक डायग्राम लेके आया हूँ, बहुत अच्छा डायग्राम है जो प्रोकैरियोट्स के अंदर पैकेजिंग को शो कर रहा है। इसमें आप देखें इनिशियली क्या होता है कि आपको मैंने ये बताया कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोइड होता है, हम लोगों ने देखा था कि जो न्यूक्लियोइड होता है वो ऐसे सर्कुलर लूप में होता है। ओके, ऐसे ही होता है, ऐसे इस टाइप से। ओके, इस टाइप से होगा। अब क्या होगा कि जब ये पैकेजिंग करेगा दैट टाइम इसके अंदर कुछ
इन ग्रूव्स बन जाएंगे, इस टाइप के ग्रूव्स फॉर्म हो जाएंगे। ओके ना, ये अंदर की तरफ ऐसे कंप्रेस होने लग जाएंगे। और कंप्रेस होते होते ये क्या होंगे, यहाँ पर ये देखो, ये इन पॉइंट्स के ऊपर जिसको हम लूप एंकर्स कहते हैं, इन लूप एंकर्स के साथ यहाँ अटैच हो जाएंगे एंड दे फॉर्म लूप्स। क्या बना देंगे, ये क्या फॉर्म कर देंगे, डीएनए इज ए न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन ए लार्ज लूप, लूप बना देंगे। ये जैसे ये एक लूप बन गया, ठीक है ना। अब ये जो एक लूप बना है, इस लूप के अंदर ये देखो, ये डीएनए है, ये बाहर वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है ना, दैट वन, ये वाला डीएनए है। ओके, और इसके अंदर ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। तो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है और पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है, एंड दे कंबाइन टू फॉर्म पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स। जनरली ये डायग्राम बुक्स में नहीं मिलता है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि ये जो पैकेजिंग हम लोगों ने डिस्कस करी है, इस डिस्कस की हुई पैकेजिंग के अंदर आपको ये डायग्राम याद रखना पड़ेगा। ओके, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए, देन वी स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट इज पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स। फ्रेंड्स, यूकैरियोट्स के अंदर जो पैकेजिंग होती है डीएनए की, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक बुक में मिलती है। और सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यूकैरियोट्स क्या होते हैं। यूकैरियोट्स द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, दे हैव इवॉल्व्ड न्यूक्लियस। मतलब ऐसे सिंगल सेल जिसमें इवॉल्व्ड न्यूक्लियस होता है, उनमें डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है। ओके, तो आपको मैं पहले ही बता दूं कि यहाँ पे भी पैकेजिंग ऑफ डीएनए होगी, उसमें डीएनए और प्रोटीन होंगे, हिस्टोन प्रोटीन होंगे। क्या होंगे, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन होंगे। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, दे फॉर्म क्रोमोसोम्स। ये दोनों मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। कौन, डीएनए और प्रोटीन्स मिलकर। कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम और क्रोमेटिन। ओके, इसके बनने का क्या प्रोसीजर है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि दे फॉर्म न्यूक्लियोसोम्स। वो क्या करेंगे, न्यूक्लियोसोम्स फॉर्म करेंगे। कैसे करेंगे, लेटर दो साइंटिस्ट थे, यहाँ पे देखिएगा, इज ए साइंटिस्ट के नेम्स आप ये देख लीजिए, बीडल एंड टेटम, ठीक है। इन्होंने बताया कि क्रोमेटिन्स जो होते हैं, दे आर थ्रेड लाइक और फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड दे आर बीडेड ऑन द स्ट्रिंग, ठीक है, on that string made by the protein and DNA। ओके, कैसे बनती है, आपको पता है कि जो प्रोटीन होता है दैट एसोसिएटेड विद डीएनए, जैसे यू प्रोकैरियोट्स में हुआ था, लाइक दिस। यहाँ पे भी जो प्रोटीन्स होते हैं, कौन कौन से, हिस्टोन और प्रोटामाइन, ठीक है ना। तो हिस्टोन और प्रोटामाइन जो प्रोटीन्स होते हैं, दे एसोसिएटेड विद डीएनए एंड फॉर्म न्यूक्लियोसोम। उनके साथ मिलकर न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। अब ये न्यूक्लियोसोम बनने का जो प्रोसेसर है, थोड़ा सा टेक्निकल है, इस पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको पता है कि जो पर्टिकुलर हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि जो हिस्टोन और प्रोटामाइन है, दे फॉर्म ए एसिडिक, ध्यान दीजिएगा, एसिडिक नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम प्रोटीन। एसिडिक मतलब दे आर एसिड इन नेचर, ठीक है, और दे आर ऑल्सो पॉजिटिव। और दूसरा जो डीएनए होंगे, दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। डीएनए जो होंगे वो नेगेटिवली चार्ज होंगे, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये कंबाइन होकर क्या करेंगे, इन नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम प्रोटीन के अराउंड डीएनए इसका रैपिंग करेंगे। क्या करेंगे, इसको रैप करेंगे,
ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसमें ये माउस ले लेते हैं, ओके, दिस इज द माउस, ओके। इस माउस के चारों तरफ यहाँ पर रैपिंग कर रहा है डीएनए। माउस इज ए हिस्टोन प्रोटीन और इसके चारों तरफ डीएनए रैप कर रहा है, ओके। तो अब ये जो रैपिंग होती है, ठीक है ना, दैट रैपिंग ऑफ द हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन इज फॉर्म न्यूक्लियोसोम। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द न्यूक्लियोसोम। क्या हम ये बोल सकते हैं कि द पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ठीक है, विद हेल्प ऑफ सम पॉजिटिवली चार्ज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम इज नोन एज न्यूक्लियोसोम। अब ये न्यूक्लियोसोम बनता कैसे है, ये न्यूक्लियोसोम बनता कैसे है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियोसोम बनने के लिए, न्यूक्लियोसोम बनने के लिए 5 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन चाहिए। कितने टाइप के? 5 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन चाहिए। दे आर कंबाइंड विद डीएनए एंड फॉर्म न्यूक्लियोसोम, ठीक है। अब ये 5 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन कौन कौन से हैं, यहाँ पे देखें। ये 5 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन जो है, मैं यहाँ पर इसको हाईलाइट कर देता हूँ। पहला हिस्टोन प्रोटीन है H1, ओके। दूसरा हिस्टोन प्रोटीन है H2A, तीसरा है H2B, चौथा है H3, पांचवा है H4, ओके। तो टोटल 5 यहाँ पर ये हिस्टोन प्रोटीन हो गए, ठीक है। दिस वन इज फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, ओके ना। अब ये 5 टाइप के जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं ना, इनमें से सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ, H2A, H2B, H3 और H4 ये हमेशा पेयर्स में मिलेंगे, दो मिलेंगे, ओके। तो 4 हैं और ये पेयर्स में होंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8। कितने हो जाएंगे? 8। तो द पेयर ऑफ H2A, H2B, H3 एंड H4, ठीक है। तो ये कितने हो गए? टोटल 8 हो गए। ये देखो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर 4 ये वाले हो गए आपका। अगर हम इसको H2A माने, इसको H2B माने, इसको H3 माने और इसको H4 माने, तो इसके नीचे भी वही हो जाएंगे। तो ये पेयर में रहेंगे। कैसे रहेंगे? पेयर में रहेंगे। और इन पेयर के अराउंड आप ये देखिए, ये जो पर्पल कलर का स्ट्रक्चर आपको जो दिख रहा है, ये पर्पल कलर का जो स्ट्रक्चर है, ये डीएनए है जो इसको रैप कर रहा है। और ये जो डीएनए है जो इसको रैप कर रहा है, ठीक है ना, ये इसको रैप करेगा 1/3/4। कितना रैप करेगा? कहाँ चला गया ये मार्कर? हाँ, ये इसको रैप करेगा 1/3/4, ओके ना। इतना रैप करेगा, मतलब 1.25 रोटेशन, 1.25 रोटेशन करेगा। क्लियर है? और इस 1.25 रोटेशन के अंदर, इन 1.25 रोटेशन के अंदर 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए, कितने? 200 बेस पेयर डीएनए के इसमें आएंगे, ठीक है ना। और ये एक रैपिंग होएगी जिसमें तकरीबन 200 बेस पेयर्स, ठीक है ना, 200 बेस पेयर, ठीक है। इसको रैप करेंगे 1/3/4 में, ठीक है। इसमें टोटल 8 हिस्टोन प्रोटीन होंगे। कौन कौन से? H2A, H2B, H3, H4, ओके। ये पेयर में होंगे, इसलिए टोटल 8 होंगे। तो ये 8 पेयर ऑफ 4 हिस्टोन प्रोटीन या 4 पेयर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन एंड 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए combined to form a octamer। octamer मतलब टोटल 8 हो गए ना।
ऑक्टामेयर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है ना, जिसमें कि ये देखो H2A, H2B, H3, H4 के पेयर्स हैं, इसलिए वो 8 हो गए। कितने हो गए? 8 हो गए। ये क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो पांचवा जो हिस्टोन प्रोटीन है H1, इसका क्या रोल है? तो आपको पता है कि अगर हम किसी चीज को कहीं पे फिक्स करते हैं, कील लगाते हैं, तो वो कील क्या करती है, एक जगह पे फिक्स कर देती है। तो ये जो न्यूक्लियोसोम बना है, ऑक्टामेयर बना है, ठीक है ना, इस ऑक्टामेयर को प्लज करने का वर्क करेगा। क्या करेगा? इसको प्लज करने का वर्क करेगा। H1 इसको एक जगह पे फिक्स कर देगा, खूंटी बन के लग जाएगा। ओके, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसोम। क्लियर हो गया, न्यूक्लियोसोम एक बन गया। अब ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम बन जाते हैं। कितने? बहुत सारे न्यूक्लियोसोम बन जाते हैं। अब ये देखो, इस चीज़ को थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। इसमें आप देखो, मैं आपको थोड़े थोड़े हाईलाइट करके ही बताऊंगा इस चीज़ को कि ये देखो, ये हमको पता है कि ये हमारा डीएनए है। डीएनए है ना ये वाला, ठीक है, ग्रीन से कर देता हूँ। ये हमारा बन गया एक न्यूक्लियोसोम, बन गया, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था। ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स बीडेड फॉर्म में बन गए, ठीक है। अब इस न्यूक्लियोसोम का जो थिकनेस होगी वो होगी 110 एमस्ट्रॉम और इसकी हाइट होगी 15 एमस्ट्रॉम की। ओके, क्लियर है। दो न्यूक्लियोसोम्स के बीच में जो डीएनए मिलेगा, ये जैसे बीच वाली जगह है ना, यहाँ पे ये जो डीएनए है, इनको हम लिंकर डीएनए कहेंगे। क्या कहेंगे? लिंकर डीएनए कहेंगे। जो रैप करने वाला डीएनए है वो 1/3/4 रैप कर रहा है, उसको हम कोर डीएनए कहेंगे, ठीक है। तो कोर डीएनए, लिंकर डीएनए मिलकर न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करेंगे और एक लॉन्ग चेन बना देंगे। बना दी? क्लियर है, यहाँ तक चीज समझ में आ गई। अब ये लॉन्ग चेन जो होगी ये क्लोजली अरेंज हो जाएगी एंड दे आर क्लोजली अरेंज टू फॉर्म क्रोमेटिन। अब ये देखो, ये आगे, ये देखो, ये आगे कंबाइन होकर ये थोड़ा डेंसर होती जा रही है, तो ये क्रोमेटिन हो गया। आगे जाने पर ये क्रोमेटिन और ज्यादा डेंसर हो रहा है, तो ये डेंसर क्रोमेटिन हो गया। तो दो तरह के क्रोमेटिन हो गए, एक लाइटर और एक डेंसर। जो लाइटर क्रोमेटिन होगा इज ए यूक्रोमेटिन और जो ज्यादा डेंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हेट्रोक्रोमेटिन। इसको मैं आगे समझाऊंगा। तो ये यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन फॉर्म होंगे ड्यू टू देयर रैपिंग ऑफ द न्यूक्लियोसोम पैकेजिंग, ठीक है। तो ये जो क्रोमेटिन्स बने, दीज क्रोमेटिन्स आर कन्वर्ट, ठीक है, दीज क्रोमेटिन्स आर कन्वर्ट इनटू क्रोमोसोम्स इन मेटाफेज। सेल डिवीजन में मेटाफेज होता है ना, वहां पे ये क्रोमेटिन्स जो है वो आगे जाकर क्रोमोसोम्स में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। और क्रोमोसोम इज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, पढ़ा है हम लोगों ने, ठीक है। तो क्या हुआ? डीएनए wrap अराउंड द 4 पेयर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। कौन से? H2A, H2B, H3 और H4। और इनको प्लज किसने किया? H1 ने। इनके चारों तरफ जो डीएनए होगा वो होगा कोर डीएनए और दो न्यूक्लियोसोम्स के बीच में जो डीएनए होगा वो होगा लिंकर डीएनए। ओके, और ये कंबाइन होकर आगे जाकर यू और हेट्रोक्रोमेटिन फॉर्म करेंगे। ओके, और दिस क्रोमेटिन ड्यूरिंग द मेटाफेज कन्वर्ट इनटू द क्रोमोसोम। ओके, अब यहाँ पे ये चीज आप देखो, यहाँ पे ये वाला पॉइंट हम देखते हैं, द रिपीटिंग यूनिट ऑफ न्यूक्लियोसोम्स। न्यूक्लियोसोम्स की जो रिपीटिंग यूनिट्स है, ठीक है, फॉर्म द क्रोमेटिन। वो क्या फॉर्म कर देंगी? क्रोमेटिन फॉर्म कर देंगी इन न्यूक्लियस। एंड क्रोमेटिन इज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इज ए वेब लाइक स्ट्रक्चर, पढ़ा है हम लोगों ने। तो किससे बनेगा? न्यूक्लियोसोम से। न्यूक्लियोसोम में क्या होंगे? हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए। ओके ना, चलिए, तो सारे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। और अब हम बात करते हैं कि जो पर्टिकुलर हमने
न्यूक्लियोसोम्स की बात करी, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारे क्रोमेटिन्स जो होते हैं इज पैक्ड टू फॉर्म ए सोलेनॉइड स्ट्रक्चर, वो एक सोलेनॉइड जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं। सोलेनॉइड क्या होता है? एक रॉड शेप स्ट्रक्चर ना, ठीक है, जिसके अंदर उसका जो डायमीटर है वो 30 नैनोमीटर का होगा। डायमीटर मतलब तो उसकी थिकनेस। उसके बाद में ये क्या होगा? सुपर कॉइल हो जाएगा, ठीक है, और क्या बना देगा? क्रोमेटिन फाइबर बना देगा, बता दिया था। और क्रोमेटिन फाइबर फर्दरली कन्वर्ट इनटू द क्रोमोसोम। कब क्रोमोसोम में कन्वर्ट होंगे? मेटाफेज में। दीज क्रोमेटिन फाइबर फर्दर कॉइल एंड कंडेंस एट मेटाफेज स्टेज ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ठीक है, एंड फॉर्म क्रोमोसोम्स। क्या फॉर्म कर देंगे? क्रोमोसोम फॉर्म कर देंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अब आपको मैं बता देता हूं कि जैसे हमने दो क्रोमेटिन्स के बारे में पढ़ा, यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। यहाँ देखो यू क्रोमेटिन के अंदर ये देखो थोड़े से न्यूक्लियोसोम दूर दूर हैं, ठीक है, पर यहाँ पे ये बहुत ही ज्यादा कंडेंस है, रिपीटेड हो रहे हैं, ठीक है ना, और ये कंडेंस हो गए। तो ये यू क्रोमेटिन और ये हेट्रोक्रोमेटिन। यू क्रोमेटिन जो है वो क्या होते हैं कि दे आर लेस कंडेंस्ड, दिख रहा है, दूर दूर है इसके अंदर न्यूक्लियोसोम्स। वेयर एज हेट्रोक्रोमेटिन इज ए हाईली कंडेंस्ड, ठीक है। इन क्रोमोसोम्स में आर्म्स होंगी, ये देखो साइड में आर्म्स दिख रही हैं, और इनके अंदर टेलोमियर्स होंगे, एंड होंगे, आर्म्स नहीं होंगी। इनकी सीक्वेंस यूनिक होगी, मतलब स्पेसिफिक होगी, बट इनकी सीक्वेंस जो है रिपीटिशियस सीक्वेंस होगी, रिपीट करने वाली सीक्वेंस होगी। दे आर जीन रिच, और ये जीन पुअर होते हैं। जीन रिच और जीन पुअर का मीनिंग ये होता है कि यू क्रोमेटिन जो होते हैं इनके अंदर रिकॉम्बिनेशन इजीली हो जाएगा, क्योंकि जो जीन होते हैं दे आर लूजली पैक्ड, ओके ना। तो इनमें क्या होता है कि एक तो इनमें रेप्लिकेशन जो होगा वो टोटल एस फेज में होगा, सिंथेसिस फेज में होगा, और इनमें रिकॉम्बिनेशन जो है वो श्योर होगा, क्योंकि दे आर लूजली पैक्ड जीन, सो दे आर ऑल्सो आर जीन रिच। जबकि कि हेट्रोक्रोमेटिन में क्या होता है कि इनके अंदर जो रेप्लिकेशन होगा बट वो बहुत ही रेयर और लेट एस फेज में होगा, ठीक है ना। दूसरा, इसमें रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, क्योंकि इसके जीन टाइटली पैक्ड होते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन के जीन टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। अगर हम इनको कलर करते हैं तो ये जो हेट्रोक्रोमेटिन है ये डेंसर स्टेन बताता है और ये लाइट स्टेन बताता है, ओके। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन यू क्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट हम ये देखते हैं कि जब हमने पैकेजिंग ऑफ डीएनए कर लिया, डीएनए पढ़ लिया, क्योंकि पिछली क्लास के अंदर हमने डीएनए करा था, हमने डीएनए करा, डीएनए का पैकेजिंग कर लिया। अब ये बात आती है कि डीएनए को हमने इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया। तो इस चीज के लिए क्या है, काफी सारे साइंटिस्ट ने कुछ एविडेंसेस दिए, और वो एविडेंसेस क्या थे? द एविडेंसेस गिवन बाय द साइंटिस्ट, और वो एविडेंसेस था कि डीएनए इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल बिकॉज इज ए जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का ये जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है ना। और इसी को प्रूव करने के, क्यों साइंस में प्रूव करना पड़ता है हर चीज को, तो प्रूव करने के लिए काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, ठीक है, और उनसे ये प्रूव किया गया कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, ओके ना। तो आप ये देखिए कि इसको प्रूव करने का पहला काम तो यहाँ पर आप देखो कि बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन से किया गया। मतलब जो बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, उससे बताया गया कि एक चीज है जो ट्रांसफॉर्म हो रही है, वो कौन सी है? डीएनए है, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट किसने किया था? ग्रिफिथ ने किया था। दैट इज द फ्रेडरिक
फेडरिक ग्रिफिथ, इन्होंने 1928 में एक एक्सपेरिमेंट किया और वो किया था माइस के ऊपर, ठीक है ना। उसमें उन्होंने क्या करा कि एक बैक्टीरिया लिया, दैट इज द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया होता है, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जो निमोनिया कॉज करता है, ठीक है ना। तो निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया लिया और इसके 2 स्ट्रेन्स ले लिए, ओके। निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन्स ले लिए, इस चीज को समझना आप, ओके। तो निमोनिया कॉजिंग के 2 स्ट्रेन कौन कौन से ले लिए? फर्स्ट इज स्मूथ शाइनी टाइप, मतलब इसको हम एस टाइप बैक्टीरियाज कहते हैं, ओके। एक तो ये एस टाइप वाला ले लिया, ठीक है। दूसरा उन्होंने लिया रफ कॉलोनीज, मतलब आर टाइप, ठीक है। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मूथ एंड रफ? स्मूथ और रफ में डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस ये है कि जो स्मूथ होते हैं ना, दे आर विद कैप्सूल, मतलब उनके चारों तरफ एक कवरिंग होती है, ठीक है, नियर बाय 4 लेयर कवरिंग होती है, जैसे कैप्सुलेटेड। और जो रफ कॉलोनीज होती हैं, दे आर विदाउट कैप्सुलेटेड, उनके अंदर कैप्सूल नहीं होता, आउटर मोस्ट कवरिंग नहीं होती, ये डिफरेंस है उनके अंदर। तो जिनके चारों तरफ कैप्सूल होगा उस पर इजीली कोई चीज अटैक नहीं कर पाएगी, जिन पे कैप्सूल नहीं होगा उस पर इजीली कोई भी अटैक कर पाएगा, बस इतना सा ध्यान रखिएगा। अब हुआ क्या कि ग्रिफिथ ने एस टाइप और आर टाइप, ध्यान देना इस चीज को, बहुत बहुत अच्छा टॉपिक है। एस टाइप और आर टाइप दोनों स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरियाज को हेल्दी माउस के अंदर इंजेक्ट कर दिया। किसमें इंजेक्ट कर दिया? हेल्दी माउस के अंदर। एंड ही ऑब्टेन्ड रिजल्ट्स। क्या रिजल्ट ऑब्टेन करे मैं आपको बताता हूं, ये देखिए, दिस वन। अब उन्होंने क्या करा कि देखो, ये पहला आर टाइप का बैक्टीरिया लिया, रफ स्ट्रेन, और दूसरा स्मूथ स्ट्रेन टाइप का बैक्टीरिया ले लिया, दोनों निमोनिया के बैक्टीरिया हैं। ये नॉन कैप्सुलेटेड है और ये कैप्सुलेटेड है। अब दोनों को जब माउस में इंजेक्ट किया तो उन्होंने देखा कि जब आर टाइप का बैक्टीरिया माउस में डाला गया तो माउस को कोई फर्क नहीं पड़ा, माउस की एंटीबॉडीज ने उस आर टाइप के बैक्टीरिया को किल कर दिया और ये माउस सरवाइव कर गया, ओके। वेयरएज जो एस टाइप का जो बैक्टीरिया है उसको जब माउस में इंजेक्ट किया गया तो उन्होंने देखा कि माउस सरवाइव नहीं कर पा रहा है, उसकी डेथ हो गई। रीजन कि कैप्सुलेटेड जो था स्मूथ टाइप का जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया था उसको इसके एंटीबॉडीज ने किल नहीं किया और नहीं कर पाए, इसलिए इसकी खुद की डेथ हो गई। ये 2 एक्सपेरिमेंट सीधा पता चल गया, आर टाइप के अंदर माउस सरवाइव करता है और एस टाइप में सरवाइव नहीं करता। ये हमारे पास 2 रिजल्ट आ गए, 1 और 2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब प्रॉब्लम आती है थर्ड और फोर्थ के अंदर। थर्ड में क्या करा, ग्रिफिथ ने क्या करा कि इस सेकंड वाले स्मूथ स्ट्रेन के जो बैक्टीरिया थे ना, एस टाइप के जो बैक्टीरिया थे ना, उनको गर्म करके किल कर दिया, हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन को किल कर दिया गर्म करके। और उन्होंने इस हीट किल्ड एस टाइप के बैक्टीरिया को माउस में इंजेक्ट किया तो ही ऑब्जर्व कि माउस सरवाइव कर रहा है, मतलब हीट किल्ड ने माउस का कुछ नहीं बिगाड़ा, बट जो नॉर्मल स्मूथ था उसने उसको किल कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास 3 चीजें आ गई, आर को इंजेक्ट किया तो माउस सरवाइव कर रहा है, एस को इंजेक्ट किया तो माउस डेड हो गया, और अगर हमने एस को हीट किल्ड करके इंजेक्ट किया तो माउस सरवाइव कर रहा है। अब ग्रिफिथ ने क्या करा कि इसने पहला और तीसरा, ये जो फर्स्ट था ना रफ वाला,
ये, और तीसरा जो था हीट किल्ड स्मूथ। तो इसने क्या करा, ये देखो, फर्स्ट और थर्ड इन दोनों स्ट्रेन्स को लिया, क्योंकि पहले और तीसरे दोनों स्ट्रेन में माउस सरवाइव कर रहा है, जिंदा रह रहा है। इन दोनों को मिक्स किया एंड दिस मिक्सचर इज इंजेक्टेड इनटू द माउस एंड ही ऑब्जर्व माउस डाइज। व्हाई? भाई इंडिविजुअली अगर ये डाल रहे हो या इंडिविजुअली ये डाल रहे हो, ये वाला और ये वाला अगर आप इंडिविजुअली डाल रहे हो तो माउस सरवाइव कर रहा है ना पहले और तीसरे में, पर इस फोर्थ वाले केस के अंदर माउस सरवाइव क्यों नहीं किया? इसका रीजन ये था कि आर टाइप वाला जो वेरिएंट था उसने हीट किल्ड के अंदर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया, ठीक है, एंड ये कन्वर्ट इनटू दी एस टाइप ऑफ स्ट्रेन। और एस टाइप ऑफ स्ट्रेन क्या करता है? माउस को किल कर देता है। ओके ना, क्लियर है? तो दैट एक्सपेरिमेंट शो ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब ये जेनेटिक मटेरियल कौन सा था कि जब आप वायरस बैक्टीरिया को डालते हो तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, डीएनए भी होता है उसके अंदर, आरएनए भी होता है और प्रोटीन भी होता है, ये सब होता है। अब इनमें से जेनेटिक मटेरियल कौन सा है? विच मटेरियल इज कॉल्ड जेनेटिक मटेरियल? ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया इससे तो ये पता चला कि इनमें कोई एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, कौन सा है? ओके, इसको प्रूव करने के लिए पहले इस चीज़ को अपन कंप्लीट कर लेते हैं। ये मैंने वैसे बता तो दिया आप लोगों को, इस चीज़ को हम देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट्स को। यहाँ पे व्हेन हीट किल्ड एस टाइप, मैंने बता दिया था, हीट किल्ड एस टाइप आर इंजेक्टेड इनटू द माउस, तो माउस क्या करेगा? सरवाइव करेगा। और व्हेन हीट किल्ड एस टाइप, ठीक है, मिक्स्ड विद आर टाइप, ठीक है, एंड इंजेक्टेड इनटू द माउस, तो हम क्या देखेंगे कि माउस इज डाइज, ठीक है, ड्यू टू द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया, निमोनिया के सिम्टम्स से जो हमें एस टाइप के सेल्स से मिले थे, ठीक है ना। इट मीन्स कि ये आर टाइप एस टाइप में ट्रांसफॉर्म हो गया, ये आर टाइप एस टाइप में ट्रांसफॉर्म हो गया। ओके ना जी। और इससे कंक्लूजन क्या निकला? दैट इज द कंक्लूजन कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ कंक्लूडेड, उसने एक कंक्लूजन निकाला, द हीट किल्ड एस टाइप, जो गर्म करके किल किया हुआ एस टाइप बैक्टीरिया था, कॉज ट्रांसफॉर्मेशन, उसने ट्रांसफॉर्मेशन कॉज किया ऑफ आर टाइप बैक्टीरिया इनटू द एस टाइप बैक्टीरिया। उन्होंने आर टाइप के बैक्टीरिया को एस टाइप के बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म्ड कर दिया, बट ही ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ दिस बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो उसने ये बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया, किसने? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। अब कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को इन विट्रो कंडीशन में परफॉर्म किया, इसी एक्सपेरिमेंट को, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को, और वो थे एवेरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी। एवेरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी, ये तीन साइंटिस्ट थे। दे रिपीट ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट इन एन विट्रो कंडीशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विट्रो कंडीशन? लेबोरेटरी के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर एवेरी, मैक्लियोड और मैकार्टी ने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, ठीक है, एंड डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। उन्होंने ये डिटरमाइन करने के लिए रिपीट किया कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल
का नेचर क्या है, बायोकेमिकल नेचर क्या है, कौन ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कौन ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है। एंड दे रिपोर्टेड दैट डीएनए फ्रॉम द हीट किल्ड एस बैक्टीरिया, उन्होंने ये बताया कि जो डीएनए है हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया causes the transformation of नॉन वायरुलेंट आर टाइप बैक्टीरिया। उन्होंने बोला कि डीएनए जो है वो ही ट्रांसफॉर्म कर रहा है। कैसे? ये इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचे? ठीक है ना, कि भाई आर जो है वो एस टाइप के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया और वो ट्रांसफर होने वाली चीज डीएनए ही थी। तो उन्होंने क्या करा, 3 एक्सपेरिमेंट किए। 3 एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या करा कि फर्स्ट टाइप जब एक्सपेरिमेंट किया ना, तो उन्होंने क्या करा कि आरएनएज जो एंजाइम होता है, इसको मैं आरएनएज जो एंजाइम होता है उसको डाला। आरएनएज एंजाइम क्या करता है, आरएनए को डाइजेस्ट कर लेता है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि इसके अंदर 3 चीजें थी, डीएनए, ठीक है, आरएनए और प्रोटीन। तो उन्होंने आरएनए को डाइजेस्ट किया आरएनए से, देन ये एक्सपेरिमेंट किया तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन इज डन। दूसरा उन्होंने यहां पे जो लिया वो लिया प्रोटीएजेस। प्रोटीएजेस एंजाइम, उसने प्रोटीन को डाइजेस्ट किया तो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। फिर उन्होंने लिया डीएनएज, क्या लिया, डीएनएज एंजाइम, तो उन्होंने देखा ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया। तो दे कंक्लूड दैट डीएनए इज ए हेरिडिटरी मटेरियल बिकॉज डीएनएज इनहिबिटेड द प्रोसेस, डीएनएज ने प्रोसेस को रोक दिया। ओके ना, तो इसलिए प्रूव हो गया कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। क्लियर? ये एक्सपेरिमेंट इन विट्रो कंडीशन में कौन कौन से साइंटिस्ट ने किया था? एवेरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी ने। ओके, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए, द नेक्स्ट वन इज एविडेंसेस। अब कुछ एविडेंसेस और आ गए आपके पास में। ये एविडेंसेस क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन से कुछ ऐसे एविडेंसेस फाइंड आउट हुए। बैक्टीरियोफेज का एक इन्फेक्शन कराया गया, ठीक है, उससे कुछ एविडेंसेस ऐसे कंक्लूड हुए कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट जो बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन वाला जो एक्सपेरिमेंट है, ये किया था हर्शे और चेज ने। हर्शे और चेज ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने बैक्टीरियोफेज वायरस के ऊपर किया था। किस पे किया था? बैक्टीरियोफेज वायरस के ऊपर किया था। ओके, अब इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने किया क्या, उनको पता है कि जो बैक्टीरियोफेज वायरस है, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, उनको पता है कि जो बैक्टीरियोफेज वायरस है उसका शेप कुछ ऐसा होता है, हेक्सागोनल ऐसा नेक रीजन, और यहाँ पे इसकी लेग्स होती हैं, ठीक है ना। और दूसरा, इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए। तो इसमें 2 चीजें हो गई, एक तो इसके अंदर है डीएनए
और दूसरा इसके बाहर ये जो है ये है प्रोटीन। ठीक है ना, दो चीजें। अब उन्होंने क्या करा कि इस बैक्टीरियोफेज वायरस को, बैक्टीरिया को खाने वाले वायरस होते हैं, ये बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं, उनमें अपना मटेरियल डाल देते हैं, जेनेटिक मटेरियल, और उसको ऑक्यूपाई करके उससे बहुत सारे बैक्टीरियोफेज वायरस बनाते हैं। ये इनका नॉर्मल प्रोसीजर होता है। तो इन्होंने क्या करा कि इन बैक्टीरियोफेज वायरस को क्या करा कि ग्रो किया। ये जो वायरसेस थे ना बैक्टीरियोफेज वायरस, इनको ग्रो किया इन रेडियो एक्टिव मीडियम। ठीक है, किसमें किया? रेडियो एक्टिव मीडियम में। और रेडियो एक्टिव मीडियम भी दो तरह के लिए, एक तो लिया था फॉस्फोरस का रेडियो एक्टिव जो था P32, और दूसरा उन्होंने लिया था सल्फर का रेडियो एक्टिव S35। दो अलग अलग रेडियो एक्टिव मटेरियल ले लिए, दोनों में बैक्टीरियोफेज वायरस डाल दिए। ओके, तो जब बैक्टीरियोफेज वायरस जिस मीडियम में ग्रो करेगा तो उसके कैरेक्टर तो वो लाएगा ही लाएगा। अब होता क्या है कि ऐसा क्यों किया, सल्फर और फॉस्फोरस में ही इसको क्यों ग्रो किया, इसका मैं आपको बता दूं कि इसका रीजन था, ये देखो, इसका रीजन था कि जो सल्फर है, ठीक है, ये हमेशा सल्फर 35 और दूसरा था फॉस्फोरस 32। अब ये जो दोनों रेडियो एक्टिव है ना, ये इस बैक्टीरियोफेज के अलग अलग जगह को क्या करते हैं, रेडियो एक्टिविटी डेवलप करते हैं। सल्फर ने तो इसके प्रोटीन को, इसके चारों तरफ जो प्रोटीन था ना, उसको रेडियो एक्टिव बनाया, जबकि फॉस्फोरस ने इसके डीएनए को रेडियो एक्टिव बनाया। तो मतलब फॉस्फोरस डीएनए को कर रहा है और सल्फर आउटर मोस्ट कवरिंग प्रोटीन को कर रहा है, दो ही चीजें होती हैं इनमें। अब इन्होंने क्या करा, इन बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरिया के ऊपर क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। तो उन्होंने देखा कि बैक्टीरियोफेज वायरस की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब वो बैक्टीरिया के ऊपर जाता है ना, तो वो अपना कैप्सूल तो बाहर ही छोड़ देता है, अंदर केवल अपने डीएनए को भेजता है। यहाँ पे भी यही हुआ और यहाँ पे भी यही हुआ, इन्फेक्शन हो गया। अब जब डीएनए अंदर गया है तो वो अंदर डीएनए जो है इस पूरे बैक्टीरिया को ऑक्यूपाई कर लेगा, इस पे अपना कमांड बना लिया। ठीक है, इसके डीएनए के साथ अपने आप को जोड़ लेगा। उसके बाद में इस पूरे सेल को अपने हिसाब से कंट्रोल करेगा और क्या करेगा कि नए बैक्टीरियोफेज वायरसेस इसमें बनाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो पर्टिकुलर हर्शेज और चेज वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या करा कि ये इन्फेक्शन किया, ब्लेंडिंग किया, ठीक है, और उसके बाद में जब ये वाली पोजीशन थी, जब इनका जेनेटिक मटेरियल अंदर चला गया, उसके बाद में उन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन करके, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है कि जब अपन किसी भी चीज को 100 to 200 आरपीएम राउंड पर मिनट पे रोटेट करते हैं तो हैवियर और लाइटर चीजें अलग हो जाती है। ठीक है, तो जब इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेट किया तो इनमें से डीएनए और इसके चारों तरफ का जो प्रोटीन कवरिंग है वो अलग हो गए, उनको वापस ट्रेस किया गया। तो ये देखा कि जो प्रोटीन कवरिंग है, ठीक है, प्रोटीन कवरिंग है वो सल्फर से स्ट्रेन थी, और जबकि इसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए था उसके ऊपर फॉस्फोरस था। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि
जो जेनेटिक मटेरियल जो बैक्टीरिया के अंदर गया बैक्टीरियोफेज वायरस के थ्रू, वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए था, क्योंकि डीएनए स्ट्रेन विद फॉस्फोरस 32। तो यहाँ पर हमने इसको डिटेक्ट किया तो फॉस्फोरस 32 निकला। इससे प्रूव हुआ कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। और यहाँ पे प्रोटीन जो है वो सल्फर से स्ट्रेन हुआ और बाहर रह गया, इससे ये प्रूव हो गया प्रोटीन तो अंदर गए ही नहीं, तो प्रोटीन इज ए नॉट ए जेनेटिक मटेरियल। ओके, तो ये हर्शीज चीज का एक्सपेरिमेंट था। ओके, अब इसकी कुछ थियरी देख लेते हैं हम लोग। थियरी के अंदर आप देखें, हम लोग इसमें वो ले लेते हैं थोड़ा सा हाइलाइटर। देखो, वायरसेस को हमने ग्रो किया रेडियो एक्टिव के अंदर, ठीक है, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के अंदर, ठीक है। इस रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस ने डीएनए को रेडियो एक्टिव बना दिया, बताया था मैंने आपको। सिमिलरली हमने वायरस को ग्रो किया सल्फर 35 के अंदर, ठीक है। सल्फर 35 ने प्रोटीन को रेडियो एक्टिव बना दिया। अब हमने दोनों रेडियो एक्टिव वायरस को हमने ई कोलाई के ऊपर, मतलब एक बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्ट कर दिया, दोनों इन्फेक्ट हो गए। ओके, चलिए, इन्फेक्ट होने के बाद में हमने क्या ऑब्जर्व करा कि आफ्टर द इन्फेक्शन द बैक्टीरियल सेल वर जेंटली एजिटेटेड, मतलब जो बैक्टीरिया का जो सेल था उसको जब हम जेंटली एजिटेट करते हैं तो क्या होगा ब्लेंडिंग के अंदर, तो उसमें ये होगा कि उसका जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, कोट है प्रोटीन से बना हुआ, वो अलग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या करा कि इन बैक्टीरिया को, ठीक है ना, इन बैक्टीरिया को सेंट्रीफ्यूज किया 100 to 200 आरपीएम पर। तो हमने देखा, ठीक है, कि उस बैक्टीरिया के अंदर से हमें वायरल पार्टिकल्स मिले। वायरल पार्टिकल्स का मतलब क्या, डीएनए मिले, क्या मिले, डीएनए मिले। तो इससे ये प्रूव हुआ कि ट्रांसफॉर्मिंग तो डीएनए का ही हुआ, और डीएनए ये जेनेटिक मटेरियल। ओके ना, क्लियर। चलिए, नेक्स्ट वन इज ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। जब भी कोई एक्सपेरिमेंट होता है तो उसका एक ऑब्जर्वेशन होता है, और अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन उनके कुछ कंक्लूजन्स निकलते हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या था कि ओनली रेडियो एक्टिव P32, ठीक है ना, ये थोड़ा डार्कर है ना, रेडियो एक्टिव P32 वाज फाउंड टू बी द एसोसिएटेड विद द बैक्टीरियल सेल, मतलब बैक्टीरिया सेल के अंदर हमको क्या मिला, ओनली फॉस्फोरस 32, whereas radioactive S35 was not only found in the surrounding medium, मतलब S35 जो था वो सराउंडिंग मीडियम मतलब प्रोटीन में मिला, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर नहीं मिला। दिस इंडिकेट दैट ओनली डीएनए, ठीक है, ओनली डीएनए, ठीक है, एंटर्ड द बैक्टीरियल सेल, नॉट प्रोटीन। प्रोटीन एंटर नहीं करेगा, केवल डीएनए एंटर करेगा। सो डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। तो दिस प्रूव दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल विच पास्ड फ्रॉम वायरस एंड नॉट प्रोटीन। केवल वायरस में डीएनए गया है, वायरस का डीएनए गया है, उसका प्रोटीन नहीं गया, इसलिए डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। ओके ना, क्लियर है। देन इसके बाद में हम ये बात करते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं। इस चीज़ को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो पढ़ा है अभी उसी चीज़ को थोड़ा सा हम रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स ओन रेप्लिकाज, वो अपने ओन रेप्लिकाज बनाता है, रेप्लिकेशन के थ्रू अपनी फोटोकॉपी बनाता है। आगे हम रेप्लिकेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल,
जो डीएनए होता है या जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो केमिकली और स्ट्रक्चरली बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। और दूसरा एबल टू अंडरगो स्लो एंड ग्रेजुअल चेंजेस, उसके अंदर बहुत ही स्लो चेंजेस होंगे, ग्रेजुअली होंगे, ठीक है। और ऐसे जो चेंजेस होंगे वो जनरेशन टू जनरेशन जाएंगे एंड दोज चेंजेस आर कॉल्ड म्यूटेशन, उसको हम क्या कहेंगे, म्यूटेशन कहेंगे। और ड्यू टू दिस म्यूटेशन, इस म्यूटेशन के कारण क्या होगा, इवोल्यूशन होगा इन ऑर्गेनिज्म, नई स्पीशीज बनेगी, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज एंड द लास्ट पॉइंट is it should be able to store genetic information which is inherited, जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को अपने अंदर रखेगा, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को अपने अंदर रखेगा जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, ओके। तो ये विच इज इनहेरिटेड होने वाली जो जनरेशन्स की जेनेटिक इंफॉर्मेशंस है उनको अपने अंदर स्टोर करेगा, ठीक है। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। मेंडेलियन कैरेक्टर्स कौन से थे, एलील्स, ठीक है। तो उसके हिसाब से वो उन कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करेगा, टॉलनेस, ड्वार्फनेस, येलो कलर, ग्रीन कलर, रेड, वाइट, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है, कौन, जेनेटिक मटेरियल, ओके। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी, इसके लिए आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। बाय।